वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी के लिए हमारी जो ये सीरीज चल रही है, आज कोड डी, एक्सपेक्टेड कोड डी के जो संभावित क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो इस कोड का पहला क्वेश्चन है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम यूके में कब शामिल किया गया? 1798, 1801, 1707 और 1688। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता किस संधि के द्वारा मिली? 1815 की वियना संधि द्वारा, 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा या 1919 की वर्साई की संधि द्वारा या उपरोक्त संधियों के द्वारा? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता 1815 की वियना संधि के द्वारा मान्यता मिली। आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो यही हो गया है कि 1815 की वियना संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार हो जाता है, वियना शांति संधि कब हुई? 1815। तीसरा, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1832। और वर्साई की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हुई थी वो 1919 में हुई थी। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता क्या कहलाती है? फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस के 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन संहिता कहलाती है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत फेमस कथन है। यह कथन किसने कहा था? नेपोलियन ने या बिस्मार्क ने, लुई फिलिप ने या मेटरनिख ने? मेटरनिख ने यह कथन कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने 1921 में शुरू किया था, इसने 1922 में एक स्थान पर हिंसक रूप धारण कर लिया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया था। यह स्थान कहाँ पर है? चोरकपुर, चंपारण, चौरी चौरा। जी हाँ, यह स्थान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1919, 1928, 1931, 1939। साइमन कमीशन भारत में 1928 में पहुंचा। ज्योतिबा फूले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम ऊंच नीच, गुलामगिरी, झूठे रिश्ते, अमर जीवन। ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा के अत्याचारों के खिलाफ गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी जो 1871 में प्रकाशित हुई। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र जो 868 ईस्वी में छपी। यह जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक है जो 868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा कौन सी है? अमर जीवन, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी और जिसकी लेखिका रस सुंदरी देवी हैं। यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा है। भारत के पहले हिंदुस्तानी अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? इसमें एक तो क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था, तो उत्तर है बंगाल गजट। और इसका प्रकाशन किसने किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में या दिसंबर 1922 में, दिसंबर 1921 में या जनवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 में शुरू किया। ज्वारीय ऊर्जा विंड एनर्जी किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर पुस्तक का संबंध किससे है? संसाधनों की खोज से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के आयात से या उपरोक्त सभी। हमारा साझा भविष्य पुस्तक का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। कपास की खेती के लिए उत्तम या उच्च नमी रखाव वाली क्षमता वाली मृदा कौन सी है? काली, लाल, लेटराइट या उपरोक्त सभी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मिट्टी होती है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी बहुत पाई जाती है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में स्टील को बाजार उपलब्ध कराती है? हेल, सेल, टाटा स्टील या एमएनसीसी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, यह स्टील को बाजार उपलब्ध कराती है। लोहा तथा इस्पात उद्योग किस प्रकार के उद्योग हैं? लोहा और इस्पात उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो बाकी उद्योगों के लिए जरूरी मशीनरी है उसको उपलब्ध कराते हैं, और ऐसा उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। तो लोहा और इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। वायु को दूषित करने वाली गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। सल्फर डाइऑक्साइड वायु को दूषित करने वाली गैस है। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। इस क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सड़क परिवहन लिखें या रेल परिवहन लिखें। सड़क परिवहन भारत का प्रमुख परिवहन साधन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वहन अनान्तरण हानियों
वह लागतों को कम से कम जहाँ होती हैं वो साधन कौन सा है? वो है पाइपलाइन। और यदि आ जाए कि भारत का प्रमुख साधन कौन सा है, वो है सड़क परिवहन। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सी है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, पारादीप या उपरोक्त सभी? कोलकाता, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये सभी बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। क्या यह सही है? हाँ, यह बिल्कुल सही है। डाक, तार, टेलीफोन और रेडियो संचार के साधन हैं। जी हाँ, डाक, तार, टेलीफोन और रेडियो के द्वारा हमें संदेश प्राप्त होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो ये संचार के साधन हैं। बिल्कुल सही है। और संचार का जो आधुनिकतम साधन है वो इंटरनेट है, याद रखना आपको। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? भारत की तट रेखा 7516.16 किलोमीटर लंबी है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, जो कानून बनाती है, कार्यपालिका, जो इन कानूनों को अमल में लाने का कार्य करती है, और सरकार का तीसरा अंग जो बिल्कुल निष्पक्ष है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, न्यायपालिका, जो देखता है कि जो विधायिका ने कानून बनाया है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, संविधान की भावना का उसमें ध्यान रखा गया है या नहीं। और उच्चतम न्यायालय जो है उसको संविधान का रखवाला माना जाता है। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों के साथ लगती हैं? बेल्जियम की सीमाएं जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, इन 3 देशों के साथ लगती है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका उत्तर जनता दें या सरकार दें। सत्ता का मतलब होता है अथॉरिटी, निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथों में होता है। लोकतंत्र में जो सरकार चुनने का कार्य जनता का है, लेकिन जो निर्णय लेना है, जो सत्ता है, वो सरकार के हाथों में होती है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग टुगेदर संघ में कौन शक्तिशाली होता है? जैसा कि हमारा भारत है, होल्डिंग टुगेदर संघ का उदाहरण है। होल्डिंग टुगेदर संघ में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। और यदि आ जाए कमिंग टुगेदर, जैसा कि यूएसए में है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को एक समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यह संविधान संशोधन था। बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? बेल्जियम की आबादी का 59%
हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और ये डच हैं। बहुसंख्यकवाद क्या है? यदि एक देश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और एक समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक है और उसके मन में विचार आए कि हमारा जो है वो अधिक अधिकार है, इस प्रकार की जो विचारधारा है वो बहुसंख्यकवाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद क्या है? संघवाद शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं, जैसा कि भारत में है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने संबंधी विधेयक संसद में कब पारित हुआ? अभी हमने जो 73वां संविधान संशोधन किया था जो 1992 में लागू हुआ था, ये भारत में पंचायती राज लागू करने संबंधी विधेयक था। दरअसल यहीं से भारत में विकेंद्रीयकरण की सही शुरुआत हुई। इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, उपरोक्त सभी। ये तीनों देश ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही दल है, दूसरा राजनीतिक दल है ही नहीं। तो चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया, उपरोक्त सभी देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था है। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? एक ऐसा दल जिसका विस्तार बहुत सारे राज्यों में होता है, जिसे लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त हों या 6% वोटें प्राप्त हों, राष्ट्रीय दल कहलाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सभी राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 2006 में भारत में कितने राष्ट्रीय दल थे, तो 2006 में 6 राष्ट्रीय दल थे। विपक्षी दल किसे कहते हैं? विपक्षी दल उस दल को कहते हैं जिसे बहुमत नहीं मिलता, जो सरकार नहीं बना पाता और जिसका कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना होता है ताकि सत्ताधारी दल निरंकुश न हो जाए। जैसे इस समय भारत में कांग्रेस जो है वो विपक्षी दल है। दल बदल का क्या अर्थ है? यदि एक विधायक या संसद सदस्य किसी एक पार्टी से चुनकर आता है और चुनने के बाद वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, इस प्रकार से पार्टी बदलना, दल बदल कहलाता है और ऐसे लोग दल बदलू कहलाते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। कई बार आपसे पूछा जा सकता है पीसीआई का पूर्ण रूप लिखें, तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई का पूरा नाम है। किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय के द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है, औसत साक्षरता दर के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है, लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति है उसके आधार पर भी। ये तीनों ही आधार हैं जिनके आधार पर किसी देश के विकास का निर्धारण होता है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है,
देश की राष्ट्रीय आय को यदि देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दिया जाए तो वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। तो यह सूत्र बिल्कुल सही है, इसमें हमने गलत और सही बताना है। मानव विकास के लिहाज से भारत सर्वोच्च स्थान पर है। नहीं, मानव विकास के लिहाज से भारत का स्थान 131वां है। मानव विकास के लिहाज से सर्वोच्च स्थान पर जो है नॉर्वे है। ये सही नहीं है, यानी कि ये वाक्य गलत है। कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। हाँ, बिल्कुल सही है। कपड़ा जो है उद्योगों में तैयार किया जाता है। कपड़ा जो है एक विनिर्मित उत्पाद है, यह बिल्कुल सही है। और इस कोड का लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या पंजाब नेशनल बैंक है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चारों कोड पूरे हो जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने ये चारों कोड अवश्य देखे होंगे। यदि किसी का कोई कोड रहता है तो वो अवश्य देखें। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक बार ये जो कोड है इनमें से कोई अगर क्वेश्चन रह गया है, हमारा उद्देश्य है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यदि मुझे समय मिला तो मैं एक रिवीजन के लिए, जिसमें जो क्वेश्चन इसमें से कुछ रह गए हैं वो आपको ज़रूर कराऊंगा, वो बगैर ऑप्शन के करवाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी तो इसको अवश्य शेयर करें। थैंक यू।